Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In today's lecture, we are going to study about the hydrograph and unit hydrograph, right? As we have already seen what is hydrograph. तो hydrograph basically क्या होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी आगे के लेक्चर में देख लिया है. और हमें ये हाइड्रोग्राफ क्यों कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, हम लोग क्यों हाइड्रोग्राफ को एनालाइज करते हैं, तो उसके मेन दो रीजंस है. सबसे पहले तो हमें डिस्चार्ज की जो पैटर्न होती है, पर्टिकुलर कोई भी ड्रेनेज बेसिन है उसमें डिस्चार्ज की पैटर्न होती है वो कैसी है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, ठीक है. और सेकेंड है कि अगर फ्यूचर में फ्लड आने वाला है कि नहीं आने वाला है और उसकी क्या क्या इफ़ेक्ट होगी, ठीक है, तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अगर हमें पहले से पता होगा कि फ्यूचर में फ्लड आने वाला है तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो बेसिकली गाइज टू रीजंस है हाइड्रोग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने का या फिर एनालाइज करने के. सबसे पहला रीज़न है कि पर्टिकुलर आपका जो ड्रेनेज बेसिन है, रिवर है या कुछ भी है जहाँ का आप डिस्चार्ज पैटर्न फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा वहाँ का. और सेकंड है कि आपको अगर फ्लड कितना होने वाला है अगर आपको वो प्रिवेंट करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो आप हाइड्रोग्राफ करोगे जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रिवेंशंस मेजर्स कर पाएंगे. तो बेसिकली हाइड्रोग्राफ क्या है वो हमें पता ही है. हाइड्रोग्राफ है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम वर्सेस डिस्चार्ज का, ठीक है. जितना भी आप रेनफॉल हम लोगों ने आगे देख लिया था कि रेनफॉल डिफरेंट तरीके से हम लोग मेज़र करते हैं. उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी एंड टाइम मेज़र करते हैं कि कितने टाइम में कितना रेनफॉल कलेक्ट हुआ था. अब ये रेनफॉल जो कलेक्ट हुआ है, हमने ये जो डेटा कैलकुलेट किया है वो डेटा को हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो हम लोग थ्रू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करते हैं. और वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोग्राफ, ठीक है. अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोग्राफ के अंदर ये मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं. बेसिकली हाइड्रोग्राफ के कंपोनेंट्स, सो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं सिंगल पीक हाइड्रोग्राफ के. सो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये है पीक डिस्चार्ज की फिगर, ठीक है. सो इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स है. फर्स्ट है राइजिंग लिम्ब, पीक और क्रीस्ट भी उसको बोल सकते हैं हम लोग, एंड थर्ड है रिसेशन लिम्ब. सो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये है राइजिंग लिम्ब, ये है पीक और ये है फॉलिंग लिम्ब या फिर हम लोग उसको रिसेशन लिम्ब भी बोलेंगे. सो राइजिंग लिम्ब क्या होता है बेसिकली, सो राइजिंग लिम्ब क्या है, एक्सेडिंग पोर्शन है, एक्सेडिंग पोर्शन ऑफ अ हाइड्रोग्राफ, ठीक है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोग्राफ एक्साइड हो रहा है, मतलब एक्साइडिंग पोर्शन ऑफ हाइड्रोग्राफ उसको बोलेंगे राइजिंग लिम्ब. सो वो किसके कॉरस्पेंडिंग होता है, सो इंक्रीज इन ए डिस्चार्ज, ठीक है. जैसे जैसे डिस्चार्ज में इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे वो राइजिंग लिम्ब अप जाता जाएगा, ठीक है. उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कर्व भी बोलते हैं. आप ये ध्यान में रखना कि राइजिंग लिम्ब को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कर्व भी बोलेंगे. सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पीक. पीक आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, पीक. सो ये पीक बेसिकली क्या होता है, सो पीक क्या हमें डिफाइन करता है, सो वो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है. पीक जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, मतलब हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना हुआ है यहाँ पे ये पर्टिकुलर हाइड्रोग्राफ में वो हमें कहाँ से पता चलेगा, पीक से. सो पीक सेगमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर हाइड्रोग्राफ बिकॉज वो क्या हमें बताता है, पीक फ्लो रेट बताता है, ठीक है. सो द पीक रिप्रेजेंट द अराइवल ऑफ अ फ्लो एट अ आउटलेट, ठीक है. सो ये पीक पोर्शन क्या है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज, दैट इज कॉल्ड पीक और क्रीस्ट, उसको क्रीस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग. और थर्ड है फॉलिंग लिम्ब और रिसेशन, ठीक है. ये जो रिसेशन है आफ्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मतलब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, उसके बाद क्या होता है कि डिक्रीज होना स्टार्ट होता है. जो ये हमारा ये जो डिस्चार्ज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ठीक है. सो वो टूवर्ड्स बेस फ्लो डाउनवर्ड मोमेंट में जाता है, ठीक है. तो उसको बोलेंगे हम लोग रिसेशन लिम्ब. सो रिसेशन लिम्ब एक्सटेंड्स फ्रॉम अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट टू द बेस फ्लो, राइट. सो रिसेशन लिम्ब क्या रिप्रेजेंट करता है, विड्रॉल ऑफ अ वाटर फ्रॉम अ स्टोरेज
ठीक है, जो कैचमेंट के अंदर पानी था उसका विड्रॉल हो रहा है। सो रिसेशन लिम्ब वो बता रहा है। सो गाइज आपको ये 3 पार्ट समझ में आ गए होंगे, राइजिंग लिम्ब, पीक एंड फॉलिंग लिम्ब। हम लोग 2-3 और डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे कि ये लेग टाइम है। सो लेग टाइम क्या होता है, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पीक एंड ये उसका सेंटर होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको लेग टाइम बोलेंगे। ये सारी जो डेफिनेशंस है वो जीटीयू के पेपर में एक एक मार्क्स में पूछते हैं। व्हाट इज़ लेग टाइम, व्हाट इज़ राइजिंग लिम्ब, व्हाट इज़ पीक और क्रीस्ट, व्हाट इज़ फॉलिंग लिम्ब। ठीक है, सो पीक डिस्चार्ज मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट, जो आप लोगों ने हाइड्रोग्राफ में हाईएस्ट पॉइंट देखा था उसको वो बोलेंगे पीक डिस्चार्ज। उसके बाद है लेग टाइम। सो टाइम इंटरवल फ्रॉम अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रेनफॉल एक्सेस टू अ पीक ऑफ अ रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ। मतलब मैंने आपको बोला था ये रेनफॉल एक्सेस है, उसका जो सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके बीच में से लेके ये पीक डिस्चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको लेग टाइम बोलेंगे, वो क्यूमैक्स में होता है। ठीक है, टाइम टू पीक, सो टाइम इंटरवल फ्रॉम स्टार्ट टू रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वाला जो होता है उसको बोलेंगे टाइम टू पीक एंड डिस्चार्ज, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो, कितना रेट ऑफ फ्लो पास होता है स्पेसिफिक लोकेशन में उसको बोलेंगे हम लोग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का इक्वेशन क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये तो था हाइड्रोग्राफ। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ और यूनिट हाइड्रोग्राफ में डिफरेंस क्या होता है। सो बेसिकली यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है वो 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एट अ यूनिट ड्यूरेशन, मतलब कि इसीलिए 1 सेंटीमीटर मतलब कि यूनिट 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 mm भी हो सकता है, 1 फीट भी हो सकता है। ठीक है, सो ये जो हाइड्रोग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ अ 1 यूनिट ड्यूरेशन। ठीक है, सो इट इज़ एसेंशियल टूल फॉर डिटरमाइनिंग अ डायरेक्ट रन ऑफ। ठीक है, हम लोग रिस्पॉन्स टू रेनफॉल में हम डायरेक्ट रन ऑफ अगर फाइंड आउट करना है हमें, तो हम लोग ये यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें 3 और यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारे पास है, ठीक है, सो विच गिव्स 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ व्हेन स्टॉर्म ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन अकर्स यूनिफॉर्मली ओवर अ कैचमेंट। मतलब कि 3 और यूनिट का हमारे पास जो हाइड्रोग्राफ होता है वो 1 सेंटीमीटर डेप्थ ही रिप्रेजेंट करता है। 3 आवर्स की ड्यूरेशन में जितना भी आपका रेनफॉल अकर होता है टोटल कैचमेंट एरिया में। ठीक है, सो वंस यू नो द वॉशआउट रिस्पॉन्स टू वन स्टॉर्म यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स फॉर अनदर विल लुक लाइक आपके पास अगर 3 आवर का हाइड्रोग्राफ है, 3 आवर के ऑर्डिनेट्स है, तो आप उसके ऊपर से आप 6 आवर के या फिर आप 8 आवर्स के प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इसीलिए ये यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज़ होता है। बट इसमें कुछ अजम्पशंस है कि ये 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, जैसे कि यूनिट हाइड्रोग्राफ, चलो ना हम लोग अभी यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात कर रहे हैं। सो उसके अंदर बेसिक्स अजम्पशंस है। सो सबसे पहला अजम्पशन ये है कि इफ़ेक्टिव रेनफॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है रियल में, ये सिर्फ अजम्पशन किया हुआ है कि आपने जो एरिया लिया है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है रेनफॉल। ठीक है, उसके ड्यूरेशन में, जैसे आप लोगों ने 2 आवर्स का रेनफॉल कलेक्ट करने के लिए आपने 2 आवर्स लिए हैं, ठीक है, रेनफॉल कलेक्शन के लिए। सो 2 आवर्स के अंदर जितना भी रेनफॉल हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसा वो अज्यूम कर रहा है। सेकेंड है द इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल ड्रेनेज बेसिन। सबसे पहले तो क्या था, आवर में जितना भी हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सेकेंड है कि जितना एरिया है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रेनफॉल जब होता है तो आपको भी पता है कि कुछ एरिया में कम रेनफॉल होता है, कुछ एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है। सो ये जो इफ़ेक्टिव रेनफॉल जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ओवर द एरिया, बट ये यूनिट हाइड्रोग्राफ थियोरी में ये अजम्पशन किया गया है। मतलब फर्स्ट था कि इफ़ेक्टिव रेनफॉल इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द ड्यूरेशन, एंड सेकेंड है विद इन द ड्रेनेज बेसिन, मतलब कि टोटल एरिया। ठीक है,
थर्ड है द बेस ड्यूरेशन ऑफ अ डायरेक्ट रन ऑफ ग्राफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ अ यूनिट ड्यूरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये जो बेस ड्यूरेशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जो होता है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिट डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट है ऐसा उसने अज्यूम किया है। थर्ड, the ordinates of a DRH are directly proportional to the total amount of DR of each hydrograph। ठीक है, सो उसमें ये अज्यूम किया गया है कि जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, DRH मतलब कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, वो जो होता है वो कॉमन बेस पीरियड के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऐसा उसने अज्यूम किया है। ठीक है, बेसिकली ऐसा होता नहीं है। एंड लास्ट है कि जो आपको ड्रेनेज बेसिन दिया गया है उसका जो आपने हाइड्रोग्राफ डायरेक्ट रन ऑफ का जो फाइंड आउट किया है वो पीरियड ऑफ रेनफॉल के साथ वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेसिन भी अज्यूम करता है। ठीक है, सो फॉर अ गिवन बेसिन द रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू अ गिवन पीरियड ऑफ रेनफॉल रिफ्लेक्ट्स द कंबाइंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिन। ठीक है, टाइम एंड इनवेरिएंट, टाइम के साथ साथ वो चेंज होता रहता है, बट यहाँ पे क्या किया है उसने अज्यूम किया है कि वो कंबाइंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो बेसिकली गाइज यहाँ पे अजम्पशन ऑफ अ यूनिट हाइड्रोग्राफ टोटल 5 है। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है। व्हाट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड assumptions ऑफ अ यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूजेस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड लिमिटेशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ अ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ कैसे करते हैं, तो सबसे पहला है कि हमें अगर फ्लड हाइड्रोग्राफ रेडी करना है, हमें अगर फ्लड कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है, जैसे कि हम लोग कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, हमें कोई डैम की डिज़ाइन करनी है तो हमें वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर फ्लड हाइड्रोग्राफ रेडी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ को यूज़ करेंगे। सेकेंड है कि एक्सटेंशन ऑफ अ फ्लड फ्लो रिकॉर्ड्स। ठीक है, हमारे पास जितने भी रेनफॉल रिकॉर्ड्स है उसके ऊपर से हम लोग फ्लड फ्लो रिकॉर्ड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ। एंड थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम। ठीक है, फ्लड फोरकास्टिंग करने के लिए जैसे सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोग्राफ का मेन यूज़ क्या है, हम लोग फ्लड फोरकास्ट कर सकते हैं कि जिसकी फोरकास्टिंग के बाद हम लोग उसके रिमीडियल मेजर्स रेडी कर पाएंगे। ठीक है, वार्निंग सिस्टम उसके रेडी कर पाए। तो ये 3 बेसिक यूज़ है यूनिट हाइड्रोग्राफ के। उसके बाद है लिमिटेशंस। ये कोई भी चीज़ होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। सो सेम यहाँ पे भी यूनिट हाइड्रोग्राफ की लिमिटेशंस है। उसमें सबसे पहली लिमिटेशन है कि ये यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड है वो 5000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ थियरी जो है वो 5000 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा अगर एरिया होगा आपके कैचमेंट का तो आप ये थियरी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली ये थी। सेकंड है लिमिटेशन उसकी कि ये अप्लाई करने के लिए मिनिमम एरिया 2 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से अगर कम एरिया है तो आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट है मैक्सिमम लिमिट क्या है 5000 किलोमीटर स्क्वायर और मिनिमम लिमिट क्या है 2 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड है कि दिस थियोरी हम लोग कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, तो जहाँ पे मेजर पोर्शन ऑफ द स्टॉर्म जो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो होता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग ये थियरी नहीं यूज़ कर पाएंगे। सो जहाँ पे भी जो स्टॉर्म का पोर्शन होता है वो रेनफॉल हो वहीं पे हम लोग ये थियरी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जो आपका रेन हो रहा है, ठीक है, अगर प्रेसिपिटेशन का फॉर्म आपका स्नोफॉल है तो आप ये थियरी नहीं यूज़ कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ रेनफॉल में ही ये थियरी यूज़ होती है। उसके बाद है कि ये थियरी मोस्ट एक्यूरेट थियरी है, बट उसकी एक्यूरेसी कितनी मेजर होती है, सो प्लस और माइनस 10%। ठीक है, सो सॉरी यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है। ये थियरी
इतनी एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज हमें एक्यूरेसी मिल रही है ±10%। मतलब कि जब हम लोग कोई हाइड्रोग्राफ रेडी करते हैं तो ये ±10% जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो ये एक इनएक्यूरेट मेथड है। उसके बाद है कि यहाँ पे हमें लार्ज नंबर ऑफ़ यूनिट हाइड्रोग्राफ्स रेडी करने पड़ेंगे, बिकॉज यूनिट ड्यूरेशन चेंजेस होते रहते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ भी चेंज होते रहते हैं। सो जैसे जैसे ड्यूरेशन चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे यूनिट हाइड्रोग्राफ भी चेंज होते रहते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ यूनिट हाइड्रोग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। सो इसकी लिमिटेशंस इतनी थी। तो बेसिकली टोटल 5 लिमिटेशंस है कि 5000 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा एरिया है तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। 2 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम एरिया है तो भी हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड ये थियरी हम लोग स्नो फॉर्म में अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें सिर्फ रेनफॉल होता है तभी ये थियरी यूज़ करनी है। ये थियोरी इतनी एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज वो प्लस और माइनस मतलब 10% का वेरिएशन रहता है ये थियोरी के अकॉर्डिंग जो हमें रिजल्ट मिलता है उसके ऊपर। और लास्ट है कि हमें लार्ज नंबर ऑफ़ यूनिट हाइड्रोग्राफ्स रेडी करने पड़ेंगे ये थियोरी के हिसाब से, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ हाइड्रोग्राफ, यूज़ ऑफ हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, लिमिटेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, अजम्पशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड यूजेस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ की थियोरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थियोरी है फॉर एग्जाम्पल पर्पस। अगर आप कोई वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसके अंदर भी ये यूनिट हाइड्रोग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो ये आपको स्पेशली याद रखने हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ रेडी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। एग्जांपल में क्या दिया है हमें, द ऑर्डिनेट ऑफ 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ आर गिवन बिलो। टाइम दिया है आपको जिसमें 3 आवर्स के ऑर्डिनेट दिए हैं। एवरी 3 आवर कितने ऑर्डिनेट थे और वो क्यूमेक्स में दिया है, ठीक है। ये 3 आवर के ऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, उसके ऊपर से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, 6 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, ठीक है। सो फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर द सेम बेसिन एनालिटिकली and also sketch the unit hydrograph and what is the peak value of discharge in a unit hydrograph। हमें क्या करना है, 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए जो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमें ऑलरेडी दिए हैं, उसके ऊपर से हमें 6 आवर के ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद ये ग्राफ रेडी करना है और उसके पीक वैल्यू, व्हाट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें टाइम इन आवर्स और हमारे पास जो फर्स्ट 3 यूनिट हाइड्रोग्राफ्स है वो 2 कॉलम ऑलरेडी लिख देने हैं। उसके बाद 3rd कॉलम हम लोग बनाएंगे सेकेंड 3rd आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के कोऑर्डिनेट है, बट उसके बाद जो सेकेंड 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो हमें लिखने हैं, मतलब 3 आवर का लेग हमें बताना है। सो 3 आवर के लेग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खास ध्यान रखिए। सबसे पहले ये हमें गिवन है और ये गिवन है और हमें 3 आवर का लेग देना है, मतलब कि 0 to 3 आवर के बीच में कोई रेनफॉल नहीं है वो बताना है। उसके बाद 3 आवर हुआ तब रेनफॉल कितना हुआ, 0, मतलब कि ये वैल्यू यहाँ हो गई। 6 आवर में हमारा रेनफॉल हो गया 10, 9 आवर में हो गया 25, मतलब कि एक छोड़ के सारी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है, ठीक है। अप टू एंड, मतलब कि अप टू यहाँ पे 24, मतलब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट जो ओवर होता है वहाँ पे यहाँ नहीं बचेगा बट वहाँ पे हमारा 0 होगा, ठीक है वैल्यू। सो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड 3rd कॉलम। हमारे पास 3 कॉलम्स रेडी हो गए। फर्स्ट एंड सेकंड हमें ऑलरेडी गिवन है और ये सेकंड 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ में हम लोग 3 आवर का लैग दिखा रहे हैं, मतलब फर्स्ट जो ये होता है हमारा ब्लैंक रखना है फर्स्ट को, उसके बाद सारी वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है, ठीक है। मतलब कि ये 3 आवर का लैग हो गया।
अब हमें क्या करना है, ऑर्डिनेट्स ऑफ 6 आवर फाइंड आउट करने हैं, मतलब 3 आवर ये और 3 आवर ये, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 6 आवर के ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो 0 + 0 0, 10 + 0 10, 25 + 10 35, 20 + 25 45, 16 + 20 36, 12 + 16 28, 9 + 12 21, 7 + 8 6, 5 + 7 12, 3 + 5 8, 0 + 3 3 एंड 0। सो ये हमें क्या मिल गया, 6 आवर के सरफेस रन ऑफ के हाइड्रोग्राफ मिल गए हमें, कंटेनिंग ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ, ठीक है, बिकॉज ये 2 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डिनेट्स ऑफ 6 आवर फाइंड आउट करने हैं, तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ और ये सेकेंड वन, मतलब कि 2 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ, ये 2 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ के हमें हाइड्रोग्राफ 6 आवर यूनिट के ऑर्डिनेट्स मिले हैं। तो अब हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ करना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब कि 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑर्डिनेट्स है उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। सो 0 डिवाइड बाई 2 0, 10 डिवाइड बाई 2 5, 35 बाई 2 17.5, 45 by 2 22.5, 36 by 2 18, 28 by 2 14, 21 by 2 10.5, 16 by 2 8, 12 by 2 6, 8 by 2 4, 3 by 2 1.5 एंड 0। सो हमारे पास सारे ऑर्डिनेट्स आ गए। ये है 3 आवर यूनिट के ऑर्डिनेट्स और ये है 6 आवर यूनिट के ऑर्डिनेट्स। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है विद दिस यूनिट एंड दिस ऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो हम लोग टाइम वर्सेस डिस्चार्ज का ग्राफ करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे आवर्स लिख देंगे 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 एंड 33, और यहाँ पे डिस्चार्ज हम लोग 5 के क्यूमेक्स में करेंगे, 5 10 15 20 25 एंड 30। अब हम लोग देखेंगे कि 0 था, जब यहाँ पे 0 था तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, मतलब हमारा पॉइंट 0 पे है। अब जब 3 आवर है तो ये है 10 और ये है 5, ठीक है। सो 3 आवर्स पे आएंगे, 10 पे पॉइंट किया, 5 पे पॉइंट किया। अगेन 6 आवर पे यहाँ पे हो गया था हमारा 25 एंड ये है 17.5, मतलब यहाँ पे हम लोग 25 पे शो करेंगे 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड यहाँ पे हम लोग 6 आवर वाला 17.5 पे करेंगे। सो ऐसे आपको सारे ऑर्डिनेट्स यहाँ पे ग्राफ में शो करने हैं, और जो सारे ऑर्डिनेट्स है उसको ज्वाइन करके एक आपको कर्व बनाना है, मतलब ठीक है। सो फिर आपको बताना है कि कौन सा 3 आवर्स का है और कौन सा 6 आवर्स का है। अब हमें क्या पूछा था कि 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ जब होता है तब पीक वैल्यू क्या होती है। सो पीक वैल्यू आपको मैंने आप जैसे बताया था कि ये जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, उसको बोलेंगे पीक पॉइंट, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है वो आपका रहेगा पीक पॉइंट, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पे जा रहा है और देखना है कि ये कितना होगा। सो ये है 20 एंड 25 के बीच में, मतलब ये आएगा 22.5 एग्जैक्ट पॉइंट पे आ रहा है, तो सो 22.5 मीटर क्यूब प्लस पर सेकेंड, ये है पीक वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इन अ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। बहुत इजी एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल्स जीटीयू में 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि आपको 3 आवर का ऑर्डिनेट दिया है और 6 आवर्स के फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 आवर के ऑर्डिनेट्स है उसमें 3 आवर का लेग करके सारे ऑर्डिनेट एज इट इज़ लिख देने हैं, फिर उन दोनों को प्लस करना है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर के ऑर्डिनेट्स मिल गए, उसको डिवाइड बाई 2 करना है। ये 2 कॉलम्स हुए हैं इसलिए 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर आपको ये 6 की जगह 8 आवर्स करना पड़ता, और सॉरी 9 आवर्स करना पड़ता, तो 3 कॉलम्स हो जाते हैं, बिकॉज हमें 3 बार लेग करना पड़ता। सो उसको 3 से डिवाइड करना पड़ता। यहाँ पे हमारे 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब हमें डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। अगर आपको ये एग्जाम्पल में पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कॉल करके पूछिए या फिर गूगल मीटिंग में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।